దేశంలో కరోనా కేసులపై ప్రధాని మోదీ అన్ని రాష్ట్రాల సీఎంలతో రివ్యూ చేస్తున్నారు. కరోనా కేసుల పెరుగుదల, వ్యాక్సినేషన్ పై ఆరా తీస్తున్నారు. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కరోనా కేసులు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయని చెప్పారు ప్రధాని మోదీ. దేశంలో కరోనా కేసులపై ప్రధాని మోదీ అన్ని రాష్ట్రాల సీఎంలతో రివ్యూ చేస్తున్నారు. కరోనా కేసుల పెరుగుదల, వ్యాక్సినేషన్ పై ఆరా తీస్తున్నారు. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కరోనా కేసులు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయని చెప్పారు ప్రధాని మోదీ. ट्रेस करना और कंटेन करना, इनमें बहुत तेजी की जरूरत है. 72 आवर्स में कम से कम 30 कांटेक्ट ट्रेसिंग से हमारा टारगेट कम नहीं होना चाहिए. एक व्यक्ति का खबर आया तो उसके 30 संबंधित लोगों जो भी मिले हैं उसको हमने करना ही पड़ेगा. कंटेनमेंट जोन की भी सीमाएं स्पष्ट होनी चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए. पूरे के मोहल्ले, इलाके के इलाके, अगर 2 फ्लैट हैं, एक इमारत में 6 मंजिला है, तो फिर उतनों को ही करो. बगल का टावर है उसको बाद में देखो. अदरवाइज क्या होगा कि हम सब के सब सरल मार्ग यही है कि मेहनत कम पड़ती है, ये कर दो. उस दिशा में मत जाइए. आप सब इस दिशा में सक्रिय हैं. बस हमारी सतर्कता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, यही मेरा आग्रह रहेगा. हमें ये सुनिश्चित करना है कि कोविड फटीग के चलते जमीन तक जाते जाते प्रयासों में सुस्ती किसी भी प्रकार से नहीं आने देनी है. कई राज्यों में कांटेक्ट ट्रेसिंग को पीरियोडिकली क्रॉस चेक करने के लिए भी टीम्स बनाकर काम किया है. इसके अच्छे नतीजे मिले हैं. हम सबको ये भी अनुभव है कि जहां कंटेनमेंट जोन में हेल्थ मिनिस्ट्री की एसओपीज का, और मैं मानता हूं ये एसओपी बड़े अनुभव से तैयार हुई है और समय समय पर उसको अपग्रेड किया गया है, उस एसओपी का प्रभावी पालन हो रहा है, वहां बहुत अच्छी सफलता मिल रही है. इसलिए मेरा ये सुझाव जरूर होगा कि इस और विशेष ध्यान दिया जाए. साथियों, हमने चर्चाओं के दौरान अभी मोर्टालिटी रेट पर चिंता जताई. ये कम से कम रहे, इन पर भी हमें बहुत जोर देना है. और उसका मूल कारण यही है कि वो रूटीन लाइफ जीता है, मामूली बीमारी ऐसा मान लेता है, पूरे परिवार में फैला देता है, और फिर एक स्थिति बिगड़ने के बाद अस्पताल तक आता है, फिर टेस्टिंग होता है, और तब चीजें हमारे हाथ से निकल जाती है. हमारे पास हर हॉस्पिटल में डेथ एनालिसिस की जानकारी होनी चाहिए. किस स्टेज में बीमारी का पता चला, कब एडमिशन हुआ, मरीज को कौन कौन सी बीमारियां थी, मृत्यु के पीछे अन्य क्या फैक्टर्स रहे. ये डाटा जितना कॉम्प्रिहेंसिव होगा, हमें उतने ही जीवन बचाने में बहुत आसानी होगी. साथियों, मैं आपकी भी जानकारी में है कि एम्स दिल्ली हर मंगलवार और शुक्रवार को इस विषय पर वेबिनार आयोजित करते हैं और देश भर के डॉक्टर्स उनसे जुड़ते हैं. ये लगातार होते रहना चाहिए. सभी राज्यों के अस्पताल इनसे जुड़ते रहें. जो नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल चल रहा है उनकी जानकारी सबको रहे, ये भी जरूरी है. और ये लगातार कम्युनिकेशन की व्यवस्था है. जो मेडिकल फैकल्टी के लोग हैं उनको उन्हीं की भाषा में उन्हीं को लोग समझाएं, इसका प्रबंध है, इसका लाभ लेना चाहिए. इसी तरह एम्बुलेंसेस, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की भी लगातार समीक्षा आवश्यक है. अभी तक जब पिछली बार हम पीक में थे, आज भी देश में उतना ऑक्सीजन का उपयोग नहीं हो रहा है. और इसलिए एक बार एनालिसिस कर ले हम चीजों का, रिपोर्ट को जरा वेरीफाई कर ले हम. साथियों, एक दिन में हम
40 लाख वैक्सीनेशन के आंकड़े को भी पार कर चुके हैं। वैक्सीनेशन पर कई महत्वपूर्ण बिंदु इस चर्चा में हमारे सामने आए हैं। देखिए, वैक्सीनेशन में भी आपके अधिकारियों को लगाइए, दुनिया भर के समृद्ध से समृद्ध देश जिसके पास सब सुविधाएं उपलब्ध है, उन्होंने भी वैक्सीनेशन के लिए जो क्राइटेरिया तय किए हैं, भारत उनसे अलग नहीं है। आप जरा स्टडी तो कीजिए, आप पढ़े लिखे लोग आपके पास है, जरा देखिए तो सही। और नए वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए जितना भी कोशिश हो रही है, मैक्सिमम वैक्सीनेशन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उसके लिए भी काम हो रहा है। और वैक्सीन के डेवलपमेंट से लेकर स्टॉक और वेस्टेज जैसे जरूरी बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है। ये बात सही है। आपको मालूम है कि भी इतनी वैक्सीन बन पाती है। अभी ऐसा तो नहीं है कि इतने बड़े बड़े फैक्ट्रियां कोई रातों रात लग जाती हैं। जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। किसी एक राज्य में सारा माल रख करके हमें परिणाम मिल जाएगा, ये सोच ठीक नहीं है। हमें पूरे देश को ख्याल करके ही उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कोविड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट वैक्सीन वेस्टेज ये रोकना भी है। साथियों, वैक्सीन को लेकर राज्य सरकारों की सलाह, सुझाव और सहमति ने से ही देशव्यापी रणनीति बनी है। मेरा आप सभी से आग्रह होगा कि हाई फोकस्ड रिस्ट्रिक्शन जो है उनमें 45 साल के ऊपर 100% वैक्सीन के लिए लगातार प्रयास कीजिए। एक बार एक तो अचीव करके देखिए। मैं एक सुझाव देता हूं, क्योंकि ये कभी कभी वातावरण बदलने के लिए चीजें बहुत काम आती हैं। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। जीरो वेस्टेज तय करें हम। 3-4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा। वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये हम लोग करें। और इसके लिए अब हमें यदि वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या बढ़ानी है तो उसको भी बढ़ाएं। पहले एक बार देखें कि हम 11 से 14 अप्रैल किस प्रकार से चीजों को मोबिलाइज कर सकते हैं। एक अचीवमेंट का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वातावरण बदलने में बहुत काम आएगा। और मैं भारत सरकार को भी मैंने कहा हुआ है कि जितनी मात्रा में हम वैक्सीनेशन पहुंचा सकते हैं पहुंचाने का प्रयास करें। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि इस टीका उत्सव में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें, और वो भी एलिजिबल वर्ग को। मैं देश के युवाओं से भी आग्रह करूंगा कि आप अपने आसपास के भी 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने के लिए मदद करिए। मेरी नौजवानों से विशेष अपील है, आप हेल्दी हैं, सामर्थ्यवान हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरा देश का नौजवान कोरोना के जो एसओपीज हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, डिस्टेंस मेंटेन करने वाली बात है, मास्क पहनने वाली बात है, अगर मेरा देश का नौजवान इसको लीड करेगा तो कोरोना की कोई ताकत नहीं है कि मेरे नौजवान तक पहुंच जाए। हम पहले इस प्रिकॉशन को नौजवानों पर बल दें। नौजवानों को वैक्सीन के लिए जितना हम मजबूर करना चाहते हैं उससे ज्यादा उसको प्रोटोकॉल के लिए प्रेरित करें। अगर हमारा नौजवान इसको बीड़ा उठा लेगा, खुद भी प्रोटोकॉल का पालन करेगा, औरों से भी करवाएगा, तो आप देखिए वही स्थिति जैसे हम एक बार पीक पर जाकर के नीचे आए थे, दोबारा हम आ सकते हैं। इस विश्वास के साथ हम आगे चल सकते हैं। सरकार ने एक डिजिटल व्यवस्था बनी आई है
जिससे लोगों को वैक्सीन में मदद मिल रही है और बहुत अच्छा अनुभव सब लोग लिखते भी हैं कि भाई मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा। लेकिन इस डिजिटल व्यवस्था से जुड़ने में जैसे भी परेशानी आ रही है, जैसे गरीब परिवार हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी का समझ नहीं है, मैं नौजवानों से कहूँगा ऐसे परिवारों को मदद करने के लिए आप आगे आइए। हमारे एनसीसी हो, हमारे एनएसएस हो, ये हमारे राज्य के जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं उनको हम काम में लगाएं ताकि लोगों को थोड़ी मदद मिले। हमने इसकी चिंता करनी चाहिए। शहरों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो गरीब है, बुजुर्ग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उन तक ये बातें पहुंचाएं, उनको हम वैक्सीनेशन के लिए ले जाएं। ये हमारे वॉलेंटियर्स को, सिविल सोसाइटी को, हमारे नौजवानों को हमारी सरकारें मोबिलाइज करें और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हम वैक्सीन लगवाना अगर हमारा प्रयास रहेगा तो हमें एक पुण्य का काम का संतोष मिलेगा और हमें उनकी चिंता जरूर करनी चाहिए। वैक्सीनेशन के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लापरवाही न बरते। सबसे बड़ी संकट ये हो गया है कि भाई अब मुझे कुछ होगा ही नहीं। देवन से मैं कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। हमें लोगों को ये बार बार बताना होगा कि वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क वगैरह जो प्रोटोकॉल्स है उसका पालन और अनिवार्य है। इंडिविजुअल लेवल पर लोगों में मास्क और सावधानी को लेकर जो लापरवाही आई है उसके लिए फिर जागरूकता जरूरी है। जागरूकता के इस अभियान में हमें एक बार फिर समाज के प्रभावी व्यक्तियों, सामाजिक संगठनों, सेलिब्रिटीज, ओपिनियन मेकर्स अपने साथ जोड़ना होगा। और इसके लिए मेरा आग्रह है कि गवर्नर नाम की जो अपने यहाँ इंस्टीट्यूट है उसका भी भरपूर उपयोग किया जाए। क्या गवर्नर साहब के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऑल पार्टी मीटिंग, राज्य तो सबसे पहले कर लें, राज्य ऑल पार्टी मीटिंग करें और ऑल पार्टी मीटिंग करके एक एक्शनेबल पॉइंट तय करें। फिर मेरा आग्रह है कि गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री मिलकर के जितने भी इलेक्टेड लोग हैं उनका वर्चुअल वेबिनार करें। पहले अर्बन बॉडीज का करें, फिर रूरल बॉडीज का करें, जितने लोग चुन करके आए हैं उनसे करें और उनके सामने सभी आपके असेंबली में जो जीत करके लोग आए हैं उसके जो फ्लोर लीडर हैं सब संबोधित करें। तो एक पॉजिटिव मैसेज अपने आप शुरू हो जाएगा कि भाई इसमें राजनीति नहीं करनी है, सबने मिलकर के करना है। तो मैं समझता हूँ एक तो ये प्रयास करना चाहिए। दूसरा, गवर्नर साहब के नेतृत्व में, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास बहुत काम रहते हैं, लेकिन गवर्नर साहब के नेतृत्व में एक आध समिट, बड़ा वेबिनार भी किया जाए और जो शहर हो वहाँ पर लोकल हो तो सभी धार्मिक नेताओं को बुला करके एक समिट हो जाए और बाकी लोगों को वर्चुअल जोड़ा जाए। जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं एक आध समिट उनका कर लिया जाए। जो सेलिब्रिटीज हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, उनको एक बार कर लिया जाए। मैं समझता हूं कि ये गवर्नर के माध्यम से इस प्रकार के लगातार भिन्न भिन्न समाजों के लोगों को जोड़ने का एक मूवमेंट चलाया जाए। और यही बात कि भाई आप इन प्रोटोकॉल का फॉलो कीजिए, टेस्टिंग पर बल दीजिए। हमारा क्या हुआ है, हम एकदम टेस्टिंग भूल करके वैक्सीन पे चले गए। वैक्सीन जैसे जैसे प्रोडक्ट होगी, जैसे जैसे पहुंचेगी। हमने लड़ाई जीती थी बिना वैक्सीन को। वैक्सीन आएगी कि नहीं आएगी वो भी भरोसा नहीं था, तब हम लड़ाई जीते। तो आज हमें इस प्रकार से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को भयभीत होने नहीं देना है। अगर हम जिस तरीके से लड़ाई को लड़े थे उसी तरीके से लड़ाई को जीत सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, पूरे परिवार लेपट में आ रहे हैं, उसका मूल कारण जो मुझे नजर आता है, फिर भी आप लोग इसको वेरीफाई कीजिए। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं किसी चीज का, मैं सिर्फ अपना ध्यान आकर्षित करता हूं कि एसिम्प्टोमेटिक कारणों से शुरू में परिवार में ये फैल जाता है, फिर अचानक परिवार में जो पहले से बीमार व्यक्ति हैं या कुछ करने वाला है वो एकदम से नए संकट में आ जाता है, फिर पूरा परिवार संकट में आ जाता है। और इसलिए मेरा आग्रह है, प्रोएक्टिवली हमने टेस्टिंग पर बल देना होगा। हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, हिंदुस्तान के हर जिले में लैब बन चुकी हैं। एक लैब से शुरू किया था हमने,
आज हर जिले में लैब पहुंच गई है और हम इस चीज को बल ना दे तो कैसे होगा। इसलिए मेरा आग्रह है, जहां तक राजनीति करना न करने का सवाल है, मैं तो डे वन से देख रहा हूं, भांति भांति के बयानों को झेल रहा हूं, लेकिन मैं कभी मुंह खोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं मानता हूं ये हिंदुस्तान के लोगों की सेवा करना पवित्र हमारा जिम्मेवारी है। हमें ईश्वर ने इस समय ये कठिन परिस्थिति में सेवा करने का जिम्मा दिया है, हमने इसको निभाना है। जो राजनीति करना चाहते हैं वो कर ही रहे हैं, उनके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन हम सभी मुख्यमंत्री अपने राज्य के सभी दलों को बुला करके, सभी प्रकार के लोगों को साथ रख करके अपने राज्य में स्थिति को बदलने के लिए आगे आएंगे। मुझे पक्का विश्वास है इस संकट को भी हम देखते ही देखते पार करके निकल जाएंगे। फिर एक बार मेरा यही मंत्र है, दवाई भी और कड़ाई भी। ये इस विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए जी। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपको जुकाम की दवा ले ली और बार बारिश आ रही है, आप कहें मैं छाते का उपयोग नहीं करूंगा, ये नहीं चल सकता है। आपको अगर जुकाम हुआ है, दवाई ली है, ठीक हुए, तो भी अगर बारिश आ रही है तो आपको छाता रखना ही पड़ेगा, रेनकोट पहनना ही पड़ेगा। वैसा ही ये कोरोना एक ऐसी बीमारी है जैसे हर प्रोटोकॉल में फॉलो करते हैं, इसको भी करना पड़ेगा। और मैं ये कहूंगा कि जैसे हमने पिछली बार कोरोना को नियंत्रित किया था, वैसे ही हम इस बार भी कर लेंगे। मेरा पक्का विश्वास है और मेरा आप पर भरोसा है। आप अगर इनिशिएटिव लेंगे, चिंता करेंगे और फोकस टेस्टिंग पे कीजिए। वैक्सीनेशन की व्यवस्था एक लंबे कालखंड के लिए है, जो निरंतर चलानी होगी, वो चलाते रहेंगे। आज बल हम इस पर दें और जो एक टीका उत्सव एक ब्रेक थ्रू करने के लिए तय किया है, उस टीका उत्सव पर हम एक नई सफलता प्राप्त करें। एक नया विश्वास पैदा करने के लिए एक छोटा सा अवसर काम आ सकता है। मैं फिर एक बार आपके सुझावों की प्रतीक्षा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। मैं अब सभी का धन्यवाद कर हम इस बैठक की समाप्ति करते हैं। आज जो प्रधानमंत्री जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है, उस पर अपने अपने राज्य में हम तेजी से आगे बढ़े और फिर एक बार कोरोना पर विजय प्राप्त करें, यही सबको मेरा निवेदन है।